चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट बजट। ठीक है, मेनली इस चैप्टर में गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू पे बात करी गई है। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे और रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट की कमाई। पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है, इसमें इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, बजट नाम समझ में आया ना, आपने सुना होगा बजट आ रहा है, न्यूज इस पे आता है कि बजट आने वाला है ना। प्रपोजल होता है एक तरीके का कि गवर्नमेंट कितना एक्सपेक्टेड कमा सकती है और कितना खर्चा करेगी, यही होता है। ठीक है, देखो मीनिंग लिखी गवर्नमेंट बजट की, लिखा द बजट ऑफ द गवर्नमेंट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कह रहे हैं साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। फाइनेंशियल मतलब पैसों से रिलेटेड, है ना। डिस्क्राइबिंग इन डिटेल द एस्टिमेटेड रिसिट एंड प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर। डिटेल में डिफाइन करती है गवर्नमेंट पास कितनी रिसिट आने की चांसेस है, एस्टिमेटेड अंदाजा। ठीक है, एंड प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर और कहां कहां गवर्नमेंट खर्चा करने वाली है, एंड डिसबर्समेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार के खर्चे कहां कहां होने हैं। अंडर वेरियस हेड्स, उसकी हेडिंग्स पड़ी होंगी कि यहाँ रेलवे पे इतना वगैरह वगैरह। फॉर द फाइनेंशियल ईयर और फिस्कल ईयर, एक साल की होती है जो कि नॉर्मली 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जाता है। रीड कर लिए, सब कीवर्ड्स हैं, याद रखिएगा। बजट ऑफ द गवर्नमेंट इज एन, तो एनुअल है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। डिस्क्राइबिंग इन डिटेल्स द एस्टिमेटेड रिसिट एंड प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर एंड डिसबर्समेंट ऑफ द गवर्नमेंट अंडर वेरियस हेड फॉर फाइनेंशियल ईयर। रीडेबल पॉइंट्स, ठीक है, एमसीक्यू रिलेटेड के लिए है, बस रीड करके चिपटा देना। क्या है, गवर्नमेंट अंडरटेक्स इकोनॉमिक सोशल एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज विच रिक्वायर एक्सपेंडिचर। कह रहे हैं सरकार क्या करती है, इकोनॉमिक खर्चा करती है, सोशल खर्चा करती है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज पे खर्चा करती है ना। और इस खर्चे को कहां से फाइनेंस करती है, रेवेन्यू से, टैक्स से कमाती है पैसा, नॉन टैक्स से कमाती है पैसा, यही लिखा है। टू मीट एक्सपेंसेस इट रेजेस रेवेन्यू थ्रू टैक्सेस एंड बोरोइंग। टैक्सेस से और उधार लेके इन खर्चों को पूरा करती है। बजट इक्वल्स टू एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कह रहे बजट क्या है, एक साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक, इसमें होगा क्या, शोइंग क्या क्या हो सकता, मतलब बजट में क्या क्या पेश करा जाता है। पहले तो एस्टिमेटेड रिसिट एंड प्रपोज एक्सपेंडिचर, कितना पैसा आना है और कितना खर्चा होना है। एक्चुअल अकाउंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल के भी एक्चुअली जो हुआ वो भी पेश करती है सामने इसी साल के बजट में। समझ में आ रहा है। दूसरी चीज, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ऑफ करंट ईयर। अब गवर्नमेंट ने सोचा हो कुछ और मान लो और एक्चुअल में कुछ और निकले, हो सकता है ना, गवर्नमेंट ने सोचा हो इतना आएगा रेवेन्यू, इतना खर्चा करेंगे, एक्चुअल थोड़ा सा डिफर हो, तो फिर रिवाइज्ड एस्टिमेट भी दे देती है गवर्नमेंट कि इतना इतना हुआ। रिवाइज मतलब जो सोचा था, ठीक है, वो कुछ अलग था और एक्चुअल में कुछ अलग हो रहा है, तो उसका रिवाइज्ड हो गया, फिर उसको चेंज मतलब एक तरीके से करके नया पेश कर देती है। ठीक, खैर रीड के लिए है। क्यों बनाती है गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है अंडर आर्टिकल 112, सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट प्रेजेंट बजट एवरी ईयर, हर साल देना पड़ता है। ठीक है, प्रेजेंटेड इन लोकसभा और कॉपी उसकी जाती है कहां, राज्यसभा में। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, 2016 तक के बजट जो पेश होता था प्रेजेंटेड लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, 28 या 29 फरवरी को पेश किया जाता था, लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, है ना। लेकिन फ्रॉम 2017 इट इज प्रेजेंटेड ऑन 1 फेब, अब 1 फेब में आता है बजट। पर्पस क्या होता है इसका बजट का, प्रेजेंट फाइनेंशियल प्लान, गवर्नमेंट कहां खर्चा करने वाली उन लोगों के सामने रखा जाए। ठीक है, रिव्यू इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी, पैसों से रिलेटेड जितनी पॉलिसी सब दिखाई जाए, देखी जाए। डिस्कशन हो पार्लियामेंट में, उसी बात पे बजट पे डिस्कशन होता है पार्लियामेंट में, तो गवर्नमेंट कहां खर्चा करेगी, कहां से पैसा आएगा, ये लिखा है। अलाउ डिस्कशन एंड वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में वोटिंग कराई जाती है कि गवर्नमेंट ये चाह रही है, क्या ये सही है या नहीं है, वगैरह वगैरह, डिस्कशन होता है उस पर। नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ठीक है, होते काफी हैं, आपको 2 टाइप्स के पढ़ने हैं। एक पढ़ना है आपको यूनियन बजट, एक पढ़ना है आपको स्टेट बजट। ठीक, यूनियन बजट, स्टेट बजट। यूनियन बजट जो होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट लाती है, मेन जो हमारी गवर्नमेंट है वो लाती है। स्टेट बजट हर स्टेट अपना अपना लाता है, कुछ नहीं और इसके अलावा। क्या लिखा है, यूनियन बजट पहला, टाइप्स ऑफ बजट में पहला यूनियन बजट। यूनियन बजट इज द बजट प्रिपेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट लिखना है। फॉर द कंट्री एज अ होल, पूरी कंट्री के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट किसके लिए काम करती है, पूरी कंट्री के लिए, सबको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, 2016 तक ये 2 पार्ट में आता था यूनियन बजट, एक उसका रेलवे पार्ट होता था, रेलवे बजट, एक होता था जनरल बजट। रेलवे बजट में रेलवे रिलेटेड बातें लिखी होती थी, रेलवे पे कितना खर्चा होना है, रेलवे से कितनी कमाई आने वाली है, और जनरल बजट में बाकी पूरी इकोनॉमी के बारे में होता था। ठीक, यूनियन बजट 2 भाग में पेश किया जाता था। रेलवे बजट रिसिट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द रेलवे मिनिस्ट्री, और जनरल बजट में फाइनेंशियल प्लान फॉर द एंटायर इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी में कितना खर्चा होने वाला है, कहां से पैसा आने वाला है ये। लेकिन उसके बाद ये मर्ज कर दिया गया। ठीक है,
द रेलवे बजट कंटेन्स वर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज बजट। रेलवे गवर्नमेंट के अंदर ही आता है, ये लिखा है शॉर्ट में बस, ठीक है। 2018-19 से क्या हुआ, रेलवे बजट हैज बीन मर्ज विद द जनरल बजट, एक सिंगल बजट आने लगा, मर्ज कर दिया गया। तो अगर यूनियन की मीनिंग आती है तो बस ये लिख सकते हो, और बाकी ये सब बताना हो बता दो, ठीक है, कंसेप्ट है इसमें थोड़ा सा। नेक्स्ट कौन सा होगा, स्टेट बजट, ठीक है। स्टेट बजट कौन लाता है, स्टेट बजट द बजट प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट सच एज द बजट ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट, बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, बजट ऑफ यूपी, ठीक है। हर स्टेट अपना अपना लाती है। रीड के लिए क्या लिखा है, इंडिया हैज अ फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम क्या होता है, यही कि एक टॉप पे गवर्नमेंट होती है और पर्टिकुलर स्टेट्स पे भी अलग अलग बॉडीज होती हैं, गवर्नमेंट होती है, और बॉडी फिर उसके नीचे भी सभासद वगैरह होते हैं, है ना। तो ये फेडरल सिस्टम होता है, ठीक है। इंडिया हैज अ फेडरल सिस्टम विद द यूनियन गवर्नमेंट फॉर द होल कंट्री एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर डिफरेंट स्टेट्स, इसी को फेडरल सिस्टम बोला जाता है। तो अपार्ट फ्रॉम यूनियन एंड स्टेट बजट्स, ठीक है, कह रहे हैं यूनियन बिल, यूनियन बजट भी आता है, स्टेट बजट भी आता है, लोकल बॉडीज का ही बजट आता है, ठीक है, लोकल बॉडीज का भी बजट आता है। लेकिन वो आपका कोर्स में नहीं था, दो ही थे, पर लेकिन पता होना चाहिए आपको। अपार्ट फ्रॉम यूनियन एंड स्टेट बजट, यूनियन पीछे पढ़ा, स्टेट ये पढ़ा, लोकल बॉडीज जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कमिटीज, बोर्ड ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन बजट, वो भी अपना बजट बनाती है कि कितना गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा और कितना वो खर्चेंगे। नेक्स्ट आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट के, वो टाइप्स, बजट कंप्लीट हो गया, बजट को छोटा सा टॉपिक था, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से पूरा चैप्टर है। कंपोनेंट्स ऑफ द बजट, बजट मतलब दो पार्ट में रहता है, ठीक है, हर बजट दो पार्ट में हो सकता है। बजट नेसेसरी प्रेजेंटेड इन टू पार्ट्स, एक होता है रेवेन्यू बजट, एक होता है कैपिटल बजट, ठीक है। तो बजट आया, इसके दो हिस्से होंगे, एक हो जाएगा रेवेन्यू, एक हो जाएगा कैपिटल। अभी शॉर्ट में अगर हम तुम्हें बताते, रेवेन्यू मतलब डेली रूटीन वाले खर्चे और इनकम लिखी होंगी, वो रेवेन्यू बजट होगा। डेली जो बेसिस पे खर्चा होता रहता है, छोटा मोटा एक्सपेंसेस होते रहते हैं, ठीक है, एसेट लायबिलिटी जिससे ना बने, वो सब किसमें आएंगे, रेवेन्यू में। और कैपिटल में वो बजट आएगा, वो पैसे आने वाले, वो खर्चे आएंगे जिनसे एसेट या लायबिलिटी पे इंपैक्ट पड़े। ये लंबे समय के होते हैं, नॉन रिकरिंग, ये रिकरिंग होते हैं, बार बार होता है, दो पार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसके भी दो भाग कर सकते हैं हम, एक हो सकता है रेवेन्यू रिसिट, रेवेन्यू रिसिट ऐसा पैसा आया जिसने एसेट लायबिलिटी में इंपैक्ट नहीं डाला। एक हो सकता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पैसा खर्चा हुआ लेकिन एसेट लायबिलिटी में इंपैक्ट नहीं आया, बार बार होंगे, ये रिकरिंग होंगे रेवेन्यू में। इसमें भी फिर क्या हो सकते हैं, दो भाग हो सकते हैं, एक क्या हो सकता है रिसिट, कैपिटल रिसिट, एक हो सकता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्चा किया एसेट लायबिलिटी में इंपैक्ट पड़ गया, ऐसा पैसा आया एसेट लायबिलिटी में इंपैक्ट पड़ गया, कैपिटल रिसिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर आ रहा है। दो पार्ट है, पार्ट के भी दो पार्ट है, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। नेक्स्ट आते हैं, अब पहला इन्होंने क्या पढ़ाया आपको, रेवेन्यू बजट, ठीक है, और क्या लिखा है, रेवेन्यू बजट शोज रेवेन्यू रिसिट्स, ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट एंड द एक्सपेंडिचर मेट फ्रॉम दीज रेवेन्यू रिसिट्स। कहने गवर्नमेंट पास रेवेन्यू रिसिट जो आएंगी और उससे जो रेवेन्यू खर्चे करेगी गवर्नमेंट, वो रेवेन्यू बजट में शो करा जाता है, ठीक है। पीछे बता भी दिया हमने आपको, मीनिंग इसके आगे दी हुई है, जो मीनिंग हमने अभी शॉर्ट में बताई आपको, वो आगे दी हुई है। कह रहे 10 रेवेन्यू बजट कंसिस्ट ऑफ, रेवेन्यू बजट में क्या हो सकता है, रेवेन्यू रिसिट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक, रेवेन्यू बजट है ना, रेवेन्यू बजट का रेवेन्यू रिसिट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिट के बारे में क्या लिखा हुआ है, नॉन रिडीमेबल है, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू रिसिट आई तो पैसा वापस नहीं करना है, गवर्नमेंट पास रेवेन्यू नाम से पैसा आया तो इसको वापस नहीं करेगी। क्रिएट नो लायबिलिटीज एंड इन्वॉल्व नो रीपेमेंट और सेल रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट एसेट, ना कोई लायबिलिटी क्रिएट करेगी, ना आपकी कोई लायबिलिटी जा रही है, ना कोई एसेट आ रही है, कुछ नहीं हो रहा, ना कोई एसेट बिक रही है आपकी, ठीक है, नॉर्मल सा एक पैसा आया है, कोई एसेट लायबिलिटी में इंपैक्ट नहीं आया, बस सिंपल पूछना है। इसमें रीपेमेंट भी नहीं करना पड़ेगा। क्या इंक्लूड हो सकता है इसके अंदर, टैक्स से कमाई आएगी, क्या गवर्नमेंट वापस करती है, नहीं, टैक्स रेवेन्यू हो सकता है, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज एक्सेट्रा, नॉन टैक्स भी हो सकता है, जैसे प्रॉफिट वगैरह, इंटरेस्ट मिला गवर्नमेंट को, है ना, डिविडेंड मिला, प्रॉफिट मिला, सरकारी फर्म से पैसा आया, फीस फ्रॉम सर्विसेज आया एक्सेट्रा, ये सब रेवेन्यू रिसिट्स हैं। नेक्स्ट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, ऐसा खर्चा वही एसेट लायबिलिटी इंपैक्ट ना डाले, एक्सपेंडिचर ऑन डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेट्स, उधार लिया हुआ उस पर ब्याज पे कर रही है, रोजाना के खर्चे उठा रही है। डू नॉट क्रिएट एसेट और रिड्यूस लायबिलिटी, इन खर्चों से एसेट ना बनेगी ना लायबिलिटी घटेगी। खर्चों से क्या होता है, एसेट बन सकती है ना, आपने एसेट खरीद ली, लेकिन इनसे नहीं बनेगी, रेवेन्यू है।
एग्जाम्पल लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज एक्सेट्रा। ठीक है, हमने आपको शॉर्ट में पीछे बता दिया वही है। तो अब नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, रेवेन्यू बजट हो गया, कौन सा होगा, कैपिटल बजट, है ना। रेवेन्यू बजट के दोनों पढ़ लिया आपने, एक्सपेंडिचर भी रिसिट भी। अब क्या आएगा, कैपिटल बजट। कैपिटल बजट के भी दो होंगे, कैपिटल रिसिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट, ठीक है। कैपिटल बजट कंप्राइज कैपिटल रिसिट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। It shows capital expenditure of the government and financing of these expenditures। वही बात दोबारा दोहराई हुई है, ये दिखा रहा होता है गवर्नमेंट पास कैपिटल खर्चा कितना होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा ऑफ द गवर्नमेंट एंड फाइनेंसिंग ऑफ दीज एक्सपेंडिचर, और इन एक्सपेंडिचर का पैसा कहां से आएगा गवर्नमेंट पास, ठीक है। फाइनेंसिंग ऑफ दी एक्सपेंडिचर का मतलब कैपिटल रिसिट, है ना। कैपिटल रिसिट से ही तो फाइनेंस करेगी, फाइनेंस मतलब पैसा आएगा उससे खर्चा करेगी। नीचे क्या है, इट इज एन अकाउंट ऑफ चेंज इन द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें एसेट लायबिलिटी बदलती हैं, इसमें उसका हिसाब होगा जो एसेट लायबिलिटी चेंज हुई, ठीक है। अब दो इधर कैपिटल रिसिट दी हुई, इधर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है, आपको पहले ही पता है। ये रिसिट ऐसी होंगी कि पैसा आया तो आपकी एसेट या तो घट गई, लायबिलिटी बढ़ गई। पैसा आने से एसेट घटेगी, लायबिलिटी, रिसिट्स दैट क्रिएट लायबिलिटी, है ना, और रिड्यूस गवर्नमेंट एसेट्स। मेन सोर्सेस क्या हो सकते हैं, उधार ले लो, बोरोइंग्स, गवर्नमेंट ने उधार लिया, इंटरेस्ट का नहीं आएगा इसमें, इंटरेस्ट तो रेवेन्यू में चला जाएगा, उधार लेना इसमें आ जाएगा। फ्रॉम द पब्लिक, आरबीआई या फॉरेन लोन, चाहे पब्लिक से ले, चाहे सेंट्रल बैंक से ले, या फिर फॉरेन बाहर कंट्री से ले, इसी में आएगा। रीपेमेंट ऑफ लोन्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड पब्लिक एंटरप्राइज, लोन चुका रहा हो कोई, ठीक है, वो भी इसी में आ जाएगा। अब यहाँ पे कैपिटल रिसिट है, गवर्नमेंट पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया था, वो पैसा गवर्नमेंट को वापस मिल रहा है, तो ये भी किसका है, कैपिटल रिसिट। गवर्नमेंट ने लोन दिया था, वो पैसा रीपेमेंट हो रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। डिसइन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, सरकारी फर्म बेच दी गई पूरी की पूरी उठा के प्राइवेट आदमी को, तो गवर्नमेंट पास पैसा आएगा, किस नेचर का आएगा, कैपिटल नेचर का, क्योंकि उसकी एक फर्म पूरी की पूरी एसेट समझ लो पूरी पूरी चली गई, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट थी वो खत्म हो गई। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर दैट क्रिएट्स फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स। खर्चा करा, मेरी एसेट बन गई, चाहे फिजिकल चाहे फाइनेंशियल, ठीक है। और रिड्यूस फाइनेंशियल लायबिलिटी, या फिर मेरी लायबिलिटी कम हो गई, ठीक है, तो फिर क्या होगा, एक्सपेंडिचर, हमने पैसा वापस किसी का लोन चुका दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। खर्चा करा, एसेट मेरी बन गई, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एसेट लायबिलिटी में इंपैक्ट सिंपल है। एग्जाम्पल क्या है, स्पेंडिंग ऑन लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, शेयर्स, लोन, एडवांसेस टू स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक एंटरप्राइज। एडवांसेस मतलब लोन देना, स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे रही है, कुछ भी कर रही है, एसेट लायबिलिटी इंपैक्ट आ रहा है, ठीक है। तो बजट को दो भाग में पेश करा गया, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट के भी दो पार्ट थे, रेवेन्यू रिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट के भी दो पार्ट थे, कैपिटल रिसिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू में ऐसी चीजों को लिया जाता है जो एसेट लायबिलिटी में इंपैक्ट डाले, और कैपिटल में उनको लिया जाता है जो एसेट लायबिलिटी में इंपैक्ट डाले, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब देखो इसी को थोड़ा और जो आपने पढ़ा ये उसको और क्लैरिफाई करने वाले हैं। रिसिट्स ऑफ द गवर्नमेंट वो टॉपिक बनाया अब इन्होंने। अब रिसिट्स की टोटल बात करेंगे, तो एक रेवेन्यू रिसिट हो सकती है और एक कैपिटल रिसिट, समझ गए। तो पहला क्या दिया है, रेवेन्यू रिसिट। रेवेन्यू रिसिट कहां से आती है, टैक्स और नॉन टैक्स। जो पीछे पढ़ लिया वही पूरे चैप्टर में, अभी जो पीछे पढ़ लिया आपने, इसके अलावा कुछ नहीं इसमें। एक छोटा सा टॉपिक आखिरी बचता है बस। रेवेन्यू रिसिट, टैक्स से भी आ सकता है पैसा गवर्नमेंट पास, नॉन टैक्स से भी आ सकता है, एसेट लायबिलिटी में इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। रेवेन्यू रिसिट आर दोज रिसिट, यहां मीनिंग है, पीछे तो बस एक शॉर्ट समरी थी, मीनिंग में नहीं आया। रेवेन्यू रिसिट आर दोज रिसिट्स ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच डू नॉट क्रिएट लायबिलिटीज एंड डू नॉट रिड्यूस एसेट्स। ना कोई लायबिलिटी बनेगी ना एसेट घटेगी। They are shown in the revenue budget and are classified into two heads, tax revenue and non-tax revenue, ठीक है। रेवेन्यू रिसिट पीछे पढ़ा, वही लिखा हुआ है। टैक्स रेवेन्यू क्या हो सकता है, आपको पता है टैक्स क्या होते हैं, पीछे आपने चैप्टर में पढ़ा हुआ है। टैक्सेस आर कंपल्सरी पेमेंट्स बाय द इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेशन विद नो डायरेक्ट रिटर्न ऑफ गुड्स एंड सर्विस। आप गवर्नमेंट को पैसा दोगे, कंपनियां भी देती हैं, वापस कुछ नहीं मिलेगा, इसे टैक्स बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया इम्पोजेस गिवन मेन टैक्सेस। अब कितने तरीके हो सकते हैं, 7 तरीकों के टैक्स लग सकते हैं, ठीक है। सब टैक्सेबल रेवेन्यूज है गवर्नमेंट के। पहला क्या है, पर्सनल इनकम टैक्स, सिंपल सी बात है। लेविड ऑन इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है ये फैमिली बिजनेस होता है, ठीक है। 9th में चैप्टर था एक जो कि आपके सिलेबस से बाहर था, खैर, तो ये एक फैमिली बिजनेस टाइप चल रहा होता है, फैमिली बिजनेस चलते हैं वो होता है, तो इन पे भी गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, तो क्या कहलाएगा, पर्सनल इनकम टैक्स, ठीक है। ऑन इनकम फ्रॉम सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन एक्सेट्रा, सैलरी से टैक्स लगाई दे रही गवर्नमेंट, बिजनेस प्रोफेशन पे टैक्स लगाई दे रही है, सब क्या है,
पर्सनल इनकम टैक्स। कह रहे हैं 30% ऑफ टोटल रेवेन्यू, सरकार का 30% रेवेन्यू 2023 से 24 से इसी से आया था, 30%। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन का मतलब कंपनी, ठीक है। कॉर्पोरेशन टैक्स, टैक्स ऑन इनकम, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज, ये याद रखना। कॉर्पोरेट में बस कंपनीज लगाना है, यहाँ पे पर्सनल था इनकम टैक्स टाइप, यहाँ पे कंपनी पे लगाया गया, बस वही चीज है, कंपनी पे, ये लोगों पे, ठीक है। ये छोटा सा बिजनेस, फैमिली बिजनेस होता है तो उसको भी ले लिया था इसी में। आगे बढ़े, कह रहे देखो ये कितना दे रहा था, 26.3% दिया था इसने गवर्नमेंट की कमाई 23 से 24 में, ठीक है। कस्टम ड्यूटीज लगाती है गवर्नमेंट। कस्टम ड्यूटी क्या होती है? टैक्सेस ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, ये भी गवर्नमेंट का टैक्स की सोर्सेज है। कह रहे 6.7% था इसका कंट्रीब्यूशन, ठीक है। यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज क्या होती हैं? लेविड ऑन कमोडिटीज प्रोड्यूस विद इन इंडिया, मेनली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो इंडिया के अंदर बन रहे हैं उन पे जो टैक्स लगता है, उन पे ड्यूटीज लगती है, उन्हें बोलते हैं यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, ठीक है। इसने 8.8% टोटल टैक्स दिया था गवर्नमेंट को। सर्विस टैक्स क्या हो सकते हैं? लेविड ऑन सर्विसेज, जैसे कि होटल्स पे, टेलीकॉम, ठीक है, सिम वाला एग्जांपल, बैंकिंग, पोर्ट सर्विस एक्सेट्रा, इन पे जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उन्हें क्या बोलते हैं? सर्विस टैक्स। नेक्स्ट आते हैं सर्विस टैक्स के बाद जीएसटी, पता है आपको, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सब प्रोडक्ट खरीद रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, उस पे टैक्स लग रहा है। सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस अक्रॉस इंडिया विद यूनिफॉर्म रेट, ठीक है। इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। कह रहे हैं ये वैल्यू एडेड टैक्स के ही आगे हटा के उसको लाया गया था जीएसटी को, वैल्यू एडेड टैक्स चलता था पीछे। 27.6% इसने कंट्रीब्यूशन करा था 23 से 24 में, ठीक। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट टैक्स। आपको कहीं से ब्याज आता है, उस पे गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, तो ये इंटरेस्ट टैक्स है। लिविड ऑन ग्रॉस इंटरेस्ट अर्न बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स एंड एनबीएफसीज। कह रहे हैं बैंक जो ब्याज कमाता है उस पे गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, ये क्या है? इंटरेस्ट टैक्स। बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है। तो ये थे आपके रेवेन्यू रिसिट का पहला भाग जो कि टैक्स है। नेक्स्ट आता है आपका कौन सा? नॉन टैक्स रेवेन्यू। रेवेन्यू रिसिट का ही बात चल रही है, अभी किसकी बात करेंगे इसके बाद? ये रिसिट टॉपिक था, कैपिटल रिसिट की बात करेंगे, है ना, ये सब ध्यान रखना। नॉन टैक्स रेवेन्यू, अदर देन टैक्सेस जो गवर्नमेंट कमाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो अर्न्स रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट रिसिट। गवर्नमेंट ने कहीं उधार दिया हुआ है, गवर्नमेंट पर रिसिट आती है ब्याज की, नॉन टैक्स है, रिसिट है। फ्रॉम लोन्स गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज पता है सबको क्या होता है? जैसे स्टेट है ना, आपका यूपी एक स्टेट है और दिल्ली एक स्टेट है, मुंबई एक स्टेट है, वैसे ही ऐसे ही स्टेट की तरीके से होती है यूनियन टेरिटरीज, उनको नाम दे दिया जाता है क्योंकि बहुत बड़ी नहीं होती वो, ठीक है, बहुत बड़ी नहीं होती है और बहुत छोटी भी नहीं होती है, तो इसलिए उनको नाम दिया जाता है यूटी, यूनियन टेरिटरी। मतलब समझ लो टाइप ऑफ स्टेट ही है ये, एक स्टेट की तरह ही है, हाँ, छोटी स्टेट, सही है। तो इन पे भी टैक्स जो लगते हैं सब इन पे उधार दिया गवर्नमेंट ने, और उन पे जो ब्याज मिल रहा है वो सब क्या है? इंटरेस्ट रिसिट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ब्याज आ रहा है, पब्लिक एंटरप्राइज, सरकारी फर्म से कहीं से ब्याज आ रहा है गवर्नमेंट पास, सब इंटरेस्ट रिसिट में आता है। आगे ये नॉन टैक्स है। डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट। डिविडेंड क्या होता है? गवर्नमेंट ने कहीं इन्वेस्ट करा है, कहीं शेयर खरीदे हुए हैं, वहां से प्रॉफिट आ रहा है, डिविडेंड एंड प्रॉफिट रिसिट। फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, सरकारी फर्म्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कमा रहे हैं, गवर्नमेंट को दे रहे हैं, वो सब डिविडेंड एंड प्रॉफिट में आ रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट की फर्म चल रही है, वहां से कमाई तो आती होगी ना, कहीं इन्वेस्ट करा है वहां से पैसा आता होगा, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स, शेयर लिए हुए। नेक्स्ट, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज। गवर्नमेंट बहुत सी सर्विस देती है, उससे भी कमाती है, ठीक। क्या लिखा है? इनकम फ्रॉम फिस्कल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। गवर्नमेंट आपको क्या सर्विस देती है? एक तो फिस्कल सर्विस देती है, मतलब फिस्कल सर्विस ऐसे समझ लो नोट जो छप रहे हैं मार्केट में, गवर्नमेंट इससे कमाती कैसे है? गवर्नमेंट ने जब नोट छापा तो बड़ा सस्ता था, मार्केट में उसको कितने चलाया? 500 का, 200 का, तो क्या है बीच का? प्रॉफिट, ठीक है, समझ में आ रहा है? फिस्कल पॉलिसी मतलब करेंसी जो सर्कुलेट हो रही है, ठीक। और दूसरी चीज, अगर आप करेंसी अपनी बैंक में रख रहे हो, वो आरबीआई पहुंच रही है, आरबीआई से उस करेंसी से बैंक गवर्नमेंट कहीं लोन दे रही है, कमा रही है, तो ये सब इसमें आता है। तो रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज, ठीक है। इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस देती है, आपको लाइसेंस वगैरह की सर्विस मिल रही है, फीस देके लाइसेंस देना होता है, आप पे काबू करे हुए हैं, तो ये सब चीजें सर्विस में आती है गवर्नमेंट की, और रेवेन्यू कमा, इससे जो कमाई आ रही है उसे रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस बोला जाता है, ठीक है। देखो क्या लिखा है? फिस्कल, प्रॉफिट फ्रॉम करेंसी सर्कुलेशन, जो पैसा नाच रहा है उससे जो कमाई आ रही है, अभी बता दिया कैसे आ सकती है, वो किसमें आएगा? फिस्कल प्रॉफिट में, इसी का पार्ट है, आ रहा है समझ में? सोशल, जैसे दूरदर्शन सर्विस, ठीक है, आप टीवी पे दूरदर्शन चैनल आते हैं न्यूज पहुंचाने के लिए, उसमें बीच में एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, तो गवर्नमेंट कमा रही है उसमें भी,
है ना। दूरदर्शन सर्विस भी गवर्नमेंट की कमाई का जरिया है। इकोनॉमिकल, जैसे कि कोई बिजनेस करके कमा रही है। टूरिज्म बाहर से आते हैं, पैसा किसकी जेब में जाता है? गवर्नमेंट की। ऐसे ही फॉरेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह वगैरह। इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, लाइसेंस फी, फाइन, पेनल्टीज लगा देती है। ये सब किसमें कवर हो रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब आप पे एक तरीके से कंट्रोल करे हुए, अब फाइन लगा देती, पेनल्टी लगा देती, लाइसेंस ले रहे हो गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेटिव में कवर हो रहा है, ठीक। ऑल्सो इंक्लूड कमर्शियल रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज लाइक रेलवे से आ रहा है, पोस्ट, पोस्ट किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के। टेलीग्राफ एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट्स बाय पब्लिक एंटरप्राइज, सब इंक्लूड हो रहा है इसके अंदर। नेक्स्ट आते हैं ग्रांट्स इन एड। ग्रांट्स इन एड मतलब गवर्नमेंट को कोई हेल्प कर रहा है, कोई पैसा दे रहा है, कोई डोनेशन दे रहा है, इसमें आएगा ग्रांट्स इन एड्स, ठीक है। वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन एंड फॉरेन ग्रांट्स, कोई गवर्नमेंट को वॉलेंटरी पैसा दे रहा है, पीएम केयर फंड सुना है ना, तो ये ग्रांट्स इन एड है। वैसे ही कहीं बाहर से फॉरेन ग्रांट, बाहर से पैसा आ रहा है गवर्नमेंट पास, ये भी उसी में इंक्लूड होता है। फॉर स्पेसिफिक पर्पस लाइक रिलीफ और डिफेंस, किसी भी पर्पस के लिए पैसा आ रहा है, ठीक है। रिलीफ मतलब लोगों की हेल्प करने के लिए आ रहा है, या कोई डिफेंस नीड के लिए आ रहा है, तो ये ग्रांट्स इन एड्स में आएगा। नेक्स्ट आपका आता है क्या? रिसिट चल रहा है टॉपिक, है ना। रिसिट को डिफाइन करना है पूरा, तो रेवेन्यू हो गया। अब कौन सी है? कैपिटल रिसिट। यहाँ कैपिटल रिसिट की मीनिंग है, कैपिटल रिसिट आर दोज रिसिट दैट क्रिएट लायबिलिटीज और रिड्यूस गवर्नमेंट एसेट। पता है आपको मीनिंग? पाउचू के पीछे समझाई थी, लिखी नहीं थी, यहाँ से याद करोगे। दे आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग हेड्स, इनके भी कुछ हेडिंग्स हैं, ठीक है। पहले दो क्या लिखा है? रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांसेस, गवर्नमेंट पास पैसा आया, गवर्नमेंट ने लोन दिया था, वो वापस आ गया, उसका पैसा, कैपिटल रिसिट है ना, पता है आपको। रीपेमेंट ऑफ लोन्स गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। किसी स्टेट गवर्नमेंट को दिया है या यूटी को दिया है, मतलब यूनियन टेरिटरी को दिया हुआ है, गवर्नमेंट ने दिया था और वो वापस आ रहा है, या फॉरेन गवर्नमेंट को दिया है, या पब्लिक सरकारी कंपनी को दिया है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दिया है, किसी बैंक को दिया हुआ है, कोऑपरेटिव्स को दिया हुआ है। कोऑपरेटिव्स पता है सबको क्या होती है? एक तरीके की फर्म तो नहीं होती, पर अपने फायदे के लिए लोग मिलकर बना लेते हैं, क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव। या फिर किसी प्राइवेट कंपनी को दिया है, एसेट्रा, ठीक है। कोई भी लोन दिया है, वो रीपेमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट पास वापस आ रहा है पैसा, रिकवरी ऑफ लोन है और कैपिटल रिसिट है। गवर्नमेंट ने कहीं भी लोन दिया है, किसी बैंक को, किसी कंपनी को, किसी कंट्री को, तो उससे वापस जब आएगा वो, तो वो कैपिटल रिसिट में ट्रीट होगा, यही लिखा है। मार्केट लोन्स, मार्केट लोन्स क्या है? लोन रेज बाय द गवर्नमेंट। अब लोन की वापसी आ रही थी, अभी तो सरकारी लोन ले रही है, कैपिटल रिसिट है ना। लोन रेज बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक थ्रू मनी एंड कैपिटल मार्केट, कहीं भी जाके उधार ले रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है ना गवर्नमेंट की। यहाँ पे एसेट डाउन हो रही थी, इन्वेस्टमेंट की गवर्नमेंट की, एक तरीके से लोन दिया हुआ था गवर्नमेंट ने, वो डाउन हो रहा है, यहाँ पे अप हो रहा है। नेक्स्ट क्या है? स्पेशल डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट अपने पास डिपॉजिट्स भी लेती है, क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट मेड विद द गवर्नमेंट बाय नॉन गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड्स, ग्रेचुटी फंड, एलआईसी फंड एक्सेट्रा। कह रहे गवर्नमेंट पास किसी ने इन्वेस्ट करा हुआ है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मेड विद द गवर्नमेंट, किसी नॉन गवर्नमेंट की सोर्स ने गवर्नमेंट पास इन्वेस्ट करा हुआ है, ठीक है, इसे बोलते हैं स्पेशल डिपॉजिट। जैसे एग्जांपल दिया प्रोविडेंट फंड, कंपनियों में काम करोगे आपका पीएफ कटेगा हर महीने, पीएफ होता है प्रोविडेंट फंड। ये फर्म्स काटती हैं, फर्म्स काट के इन्वेस्ट कर देती हैं, और ये कहाँ इन्वेस्ट हो गया? गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट का क्या हो गया? ये एक तरीके की गवर्नमेंट पास स्पेशल डिपॉजिट आई, गवर्नमेंट उसको बाद में लौटा देगी जब यूज करके, एम्प्लॉय की सेफ्टी के लिए होती है। ऐसे ही गवर्नमेंट पास ग्रेचुटी फंड आ सकता है, ग्रेचुटी भी समझ लो पीएफ की तरह होती है। कोई हमारे क्या बहुत लंबे समय से काम कर रहा है मेरी कंपनी में, तो हमने उसकी ग्रेचुटी दी उसको, ठीक है। ग्रेचुटी मतलब आपने बहुत अच्छा काम करा है, उसको एक आखिरी में पेमेंट दिया जाता है। तो अगर ये ग्रेचुटी अभी नहीं दी है और इन्वेस्ट करी हुई हमने कहीं, गवर्नमेंट पास इन्वेस्ट करी है, तो किसका सोर्स में आ जाएगा? कैपिटल रिसिट में आ जाएगा, सरकार की, ठीक है। इसके बाद एलआईसी फंड, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अपना पैसा गवर्नमेंट कभी इन्वेस्ट कर देती है। तो ये सारे सोर्सेज स्पेशल डिपॉजिट्स हैं जो कि सरकारी फर्म के पास हो सकते हैं या गवर्नमेंट पास आ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए स्मॉल सेविंग्स। स्मॉल सेविंग में क्या होगा? पोस्ट ऑफिस में पहले पैसे जमा होते थे, पता है आपको? बैंक जब नहीं थे तो पोस्ट ऑफिस में जमा होते थे, पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट का है, तो पैसा किसके पास जाता था? गवर्नमेंट के पास। इंक्लूड पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट्स, ठीक है। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में जो पैसा जमा होता है सरकार के पास आता है, कैपिटल रिसिट, ठीक है। और इसमें कैसे जमा होता है? रिकरिंग डिपॉजिट होती थी पहले पोस्ट ऑफिस में, आप महीने महीने पैसे पोस्ट ऑफिस को दोगे, एट द एंड आपको 2-3 साल बाद पैसा इकट्ठा मिलेगा। और एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट करके पैसा जमा होता है पोस्ट ऑफिस में, जैसे एफडी टाइप होता है बैंकों में कराते हो, वैसे ही नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कहाँ होता है? पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। इंदिरा विकास पत्र एक्सेट्रा, बहुत तरीकों से होता है। नेक्स्ट क्या है? प्रोविडेंट फंड, अभी ऊपर पढ़ा भी था, यहाँ पे भी लिखा है, रिसिट्स फ्रॉम स्टेट प्रोविडेंट फंड एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड। कोई स्टेट गवर्नमेंट की फर्म है, वहां प्रोविडेंट फंड की रिसिट आ रही है किसी गवर्नमेंट पास, पब्लिक प्रोविडेंट फंड,
ठीक है, लोगों का प्रोविडेंट फंड है गवर्नमेंट के पास, तो ये पैसा रखा रहता है, जल्दी देना नहीं होता वापस, है तो एम्प्लॉय का, रखा किसके पास है, गवर्नमेंट पास, तो गवर्नमेंट उसको यूज कर लेती है, जरूरत पड़ेगी दे देगी। तो ये भी एक कौन सी सोर्स है, कैपिटल रिसिट। नेक्स्ट आते हैं एक्सटर्नल असिस्टेंस। ठीक है, एक्सटर्नल असिस्टेंस का मतलब क्या है, इंडिया के बाहर से होगा और क्या, एक्सटर्नल। लोन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बाहर की कंट्री से गवर्नमेंट ने लोन लिया या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लिया तो इसमें आएगा। जैसे वर्ल्ड बैंक से ले लिया, एशियन डेवलपर बैंक से ले लिया, डेवलपमेंट बैंक से, तो ये किसमें आएगा, एक्सटर्नल असिस्टेंस। डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसीड, पक्ष के पीछे सरकारी फर्म थी, सरकार ने प्राइवेट को बेच दी या अपना पैसा छुटा लिया, उसे कहेंगे डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसीड। पैसा आएगा गवर्नमेंट पास, और कैसे आया, उसकी एक लोन, हाँ एसेट कम हो गई। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग गवर्नमेंट इक्विटी इन पब्लिक सेक्टर, उसने अपनी इक्विटी बेच दी, इक्विटी मतलब शेयर्स बेच दिए, टू प्राइवेट इन्वेस्टर, सरकारी फर्म के शेयर प्राइवेट को बेच दिए गए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स एंड द पब्लिक, ये सब क्या थे, कैपिटल रिसिट। तो उन्होंने जो टॉपिक स्टार्ट करा था रिसिट का वो कंप्लीट हुआ, रेवेन्यू रिसिट, कैपिटल रिसिट, जब डिटेल में पूरा पढ़ लिया आपने। नेक्स्ट इन्होंने जो बात करी है, एक्सपेंडिचर की बात करी हुई है। एक्सपेंडिचर दो तरीके के हो सकते हैं, रेवेन्यू, कैपिटल, है ना। देखिए, एक क्या है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इनको भी सब डिवाइड करा हुआ है इन्होंने, और बहुत आसान से करा है, कोई मुश्किल नहीं करा है। एक हो सकता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो है पर उस खर्चे से डेवलपमेंट हो रही है, तो वो आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। और है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेकिन वो नॉन डेवलपमेंट में यूज हो रहा है, तो आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ऐसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है डेवलपमेंट के लिए भी और नॉन डेवलपमेंट के लिए, ये डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट भी। ठीक, नेक्स्ट आते नीचे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे क्या, ऑल दोज एक्सपेंडिचर व्हिच डू नॉट क्रिएट एनी फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट और डू नॉट रिड्यूस लायबिलिटी आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पता है आपको, ऐसे खर्चे एसेट और लायबिलिटी में इंपैक्ट ना डाले। कैसा इंपैक्ट ना डाले, व्हिच डू नॉट क्रिएट एनी फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट, खर्चे करने से एसेट बन सकती है ना, तो क्रिएट ना हो, और खर्चे करने से लायबिलिटी रिड्यूस हो सकती है, पैसा दोगे लायबिलिटी कम हो जाएगी, डू नॉट रिड्यूस लायबिलिटी। ठीक, रिड्यूस और ये भी याद रखना। नेक्स्ट आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को थोड़ा इन्होंने रीड के लिए दिया हुआ है, इसको कुछ याद नहीं करना आपको, बस रीड कर लेना क्योंकि कुछ है नहीं इसके अंदर। डज नॉट क्रिएट फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट, तो पता है आपको, पीछे मीनिंग में पढ़ा, एसेट लायबिलिटी इंपैक्ट नहीं डालने वाला है। रिलेट्स टू, क्यों खर्चा होता है, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, नॉर्मल फंक्शनिंग और सर्विस देने में ये खर्चा होता है गवर्नमेंट का। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, सैलरी बांट रही है, पेंशन बांट रही है, सब्सिडीज दे रही है, ग्रांट्स टू एड्स, ग्रांट्स टू स्टेट्स, स्टेट्स की हेल्प कर रही है, डिफेंस पे खर्चा कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर पे खर्चा कर रही है, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, सब किसका पार्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कुछ है ही नहीं, तो बहुत छोटी सी नॉर्मल सी बातें लिखी हुई है, कहीं भी गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है, किसमें आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पूछना एग्जांपल में। नेक्स्ट क्या है, ऑल्सो इंक्लूड इंटरेस्ट पेमेंट्स, ब्याज पे करा जाएगा, इसी में आएगा, लोन लिया जाएगा उसमें चला गया, ब्याज पे करा है इसमें आएगा, मार्केट लोन एंड एक्सटर्नल लोन, बाहर के लोन पे ब्याज पे कर रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिकरिंग होते हैं, ठीक है, रिकरेंट इन नेचर, बार बार आते रहते हैं, इनकर्ड एवरी ईयर। किसकी, कैपिटल की बात करेंगे, है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच लीड टू क्रिएशन ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट और रिड्यूस ऑफ द लायबिलिटी, गवर्नमेंट ने ऐसा खर्चा करा कि एसेट बन गई है, लायबिलिटी कम हो गई। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में क्या लिखा है, लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एसेट और रिड्यूस ऑफ लायबिलिटी, एसेट बनेगी, लायबिलिटी घटेगी, आपने ऊपर पढ़ लिया। इंक्लूड क्या हो सकता है, जमीन खरीदी, एक्विजिशन ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, परचेज ऑफ शेयर, शेयर खरीद रही है, लैंड खरीद रही है, मशीन खरीद रही है, इसी में आएगा। ठीक, ऑल्सो कवर लोन गिवन टू स्टेट, किसी को लोन दे रही है, इसी में आएगा, कैपिटल रिसिट कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। लोन गिवन टू स्टेट, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट को भी लोन गवर्नमेंट दे रही है अपनी वाली, तब भी ये इसमें आएगा। एंड पब्लिक एंटरप्राइज की सरकारी फर्म को लोन दे रही है, इसी में आएगा। नॉन रिकरिंग इन नेचर होते हैं, वो रिकरिंग थे। ठीक, ये खत्म हुआ आपका एक्सपेंडिचर वाला पार्ट। डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो कि डेवलपमेंट पर्पस पे हो, नॉन डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट पर्पस के लिए ना हो। क्या लिखा है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्टिविटीज व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ये याद रखना, एक्टिविटीज व्हिच आर डायरेक्टली टू इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट खर्चा तो कर रही है, साथ ही साथ उससे डेवलपमेंट पर्पस पे खर्चा हो रहा है, इकोनॉमिकल कुछ फायदा हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, अस्पताल, एजुकेशन, इन सब पे, तो ये क्या कहलाएगा, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। और अगर डिफेंस पे खर्चा कर रही है, इधर उधर फालतू में खर्चा कर रही है, क्या कहलाएगा, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर व्हिच आर इनकर्ड इन प्रोवाइडिंग एसेंशियल जनरल सर्विस बाय द
गवर्नमेंट बस छोटी मोटी सर्विस देने के लिए खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट का, नॉन डेवलपमेंट में आ जाएगा। रीड के लिए देखिए क्या दिया हुआ नेक्स्ट। डेवलपमेंट को थोड़ा सा इन्होंने क्लेरिफाई करा है एमसीक्यू के लिए। डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट अभी पीछे पड़ा ना, इकोनॉमिक या सोशल डेवलपमेंट पे लगेगा ये। कवर सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा। ठीक है, एग्रीकल्चर पे खर्चा हो रहा है, डेवलपमेंट है, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, डेवलपमेंट है। इंक्लूड्स लोन्स एंड ग्रांट्स इन एड टू स्टेट यूटीज फॉर डेवलपमेंट पर्पस, कहने लोन भी दिया जा रहा है डेवलपमेंट पर्पस के लिए, सेंट्रल स्टेट को लोन दे रही है डेवलपमेंट पर्पस के लिए, इसी में आएगा। ठीक, आ गया ना। नॉन डेवलपमेंट में देखिए क्या लिखा है, इनकर्ड ऑन प्रोवाइडिंग एसेंशियल जनरल सर्विस टू द जनरल सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट। जनरल सर्विस, कोई डेवलपमेंट का मकसद नहीं है, बस खर्चा हो रहा है नॉर्मल। ठीक है, एग्जाम्पल डिफेंस पे खर्चा हो रहा है, कंट्रोलिंग पे खर्चा हो रहा है, इंटरेस्ट ब्याज पे कर रही है, पेंशन पे खर्चा हो रहा है, ये सब क्या डेवलपमेंट है? ये डेवलपमेंट नहीं है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे खर्चा हो रहा है, ये सब सर्विस दी जा रही है, गरीबों की मदद करी जा रही है, टाइप ऑफ। ठीक है, इंक्लूड्स लोन्स एंड ग्रांट्स टू स्टेट्स यूटीज फॉर नॉन डेवलपमेंट पर्पस, किसी को लोन भी दे रही है लेकिन डेवलपमेंट पर्पस नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया लेकिन डेवलपमेंट पर्पस नहीं है, इसी में आएगा। बैलेंस बजट वर्सेस डेफिसिट और सरप्लस बजट, क्या मतलब है इसका? बहुत आसान सा मतलब है। गवर्नमेंट अभी बजट आपके सामने पेश करती है, आपने सुना, गवर्नमेंट पास रिसिट लिखी होती है ना, और पेमेंट्स लिखे होते हैं, रिसिट और पेमेंट लिखे होते हैं। तो हो सकता है कि एकदम बैलेंस्ड बजट हो, बैलेंस मतलब जितनी रिसिट उतने ही एक्सपेंडिचर, या फिर डेफिसिट बजट हो, खर्चे ज्यादा है ना और रिसिट कम, डेफिसिट, या सरप्लस हो, रिसिट ज्यादा खर्चे कम, तीन हो सकते हैं केस, ये लिखा हुआ है। टाइप्स ऑफ बजट, एक बैलेंस बजट पेश हो सकता है, डेफिसिट बजट हो सकता है और सरप्लस बजट हो सकता है। ठीक है, बैलेंस बजट व्हेन गवर्नमेंट रिसिट इक्वल्स टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डेफिसिट बजट जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, रिसिट कम हो। ठीक है, सरप्लस बजट जब रिसिट ज्यादा हो, एक्सपेंडिचर कम हो। कोई डाउट हो रहा है इसमें? क्या आ गया? ठीक है, नीचे यही इन शॉर्ट लिखा हुआ है। बैलेंस कब होगा? रिसिट एक्सपेंडिचर बराबर। डेफिसिट कब होगा? रिसिट कम खर्चे ज्यादा। और सरप्लस कब होगा? जब रिसिट ज्यादा एक्सपेंडिचर कम। मेनली डेफिसिट पे ही आगे बात होगी। ठीक, अभी शॉर्ट में लेकिन एक समरी दी हुई है, इंपॉर्टेंट समरी है रीडिंग के लिए। क्या लिखा है? इंपैक्ट ऑफ सरप्लस, डेफिसिट और बैलेंस बजट, इनके असर क्या पड़ते हैं। ठीक है, इन सब, अगर बैलेंस बजट आया तो क्या असर पड़ेगा, डेफिसिट आया तो क्या असर पड़ेगा, और बहुत आसान से असर है, तुम्हें सेंस करेंगे नॉर्मली। ठीक है, मान लो अर्लियर व्यू, पहले क्या होता था, पहले नॉर्मली सरप्लस को माना जाता था, बहुत अच्छी बात है, सरप्लस कभी बजट में आ गया तो साइन ऑफ गुड बजट माना जाता था इसको। ठीक है, अब सरप्लस बजट देखने को नहीं मिलता, अब डेफिसिट बजट चलता है। ठीक है, मॉडर्न व्यू क्या चल रहा है? डेफिसिट बजट इज कॉमन एंड ऑफन नेसेसरी, कह रहे कॉमन भी हो गया, जरूरी भी है। हाँ, नेसेसरी एक इकोनॉमी को फायदा पहुंचाता है, अभी देखते हैं आगे लिखा है। देखो सरप्लस बजट, सरप्लस बजट क्या होगा? अगर सरप्लस बजट चल रहा है तो लीकेज और इंजेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आगे चैप्टर में पढ़ोगे। लीकेज का मतलब होता है इकोनॉमी से पैसा खींच लेना। ठीक है, सरकार क्या करे, इकोनॉमी से पैसा खींच ले, टैक्स के नाम पे पैसा ले लिया। इंजेक्शन मतलब पैसा इकोनॉमी में भेज दे। तो अगर सरप्लस बजट है तो गवर्नमेंट ने लीकेज ज्यादा ले लिया, इंजेक्शन कम करा, इकोनॉमी से पैसा वसूल लिया, टैक्स के नाम पे खर्चा कम करा। ठीक है, सरप्लस आया मतलब क्या, गवर्नमेंट ने रिसिट ज्यादा कर ली, लीकेज मतलब अपनी रिसिट ज्यादा है ना, और एक्सपेंडिचर कम है, तभी तो सरप्लस आया है। समझ में आ रहा है? इकोनॉमी का पैसा ज्यादा खींचा, वापस कम भेजा। ठीक है, सरप्लस है। इन सर्कुलर फ्लो, कंट्री में पैसा नाच रहा था, उसमें ये करा सरकार ने। कंट्री एज अ होल देखना, होगा क्या, इससे डिमांड कम होने लगेगी मार्केट में, क्योंकि पैसा खींच लिया आपने, तो डिमांड डाउन होने चलेगी। डिमांड डाउन होगी तो क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी, बिजनेस सब नीचे जाने लगेगा। ठीक है, बिजनेस डाउन होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी डाउन होने लगेगी। यूजफुल टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन आ रहा है या एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट इसको यूज कर सकती है, किस चीज को, सरप्लस बजट को। फिर से, अगर सरप्लस आ रहा है तो गवर्नमेंट ने ज्यादा खींच लिया पैसा और डाला वहां पे इकोनॉमी में कम, सर्कुलर फ्लो जो हो रहा था उसमें कम डाला। ठीक है, अब इससे हुआ क्या, डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा कम हो गया इकोनॉमी में, तो डिमांड भी डाउन होगी, डिमांड डाउन होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन होगी तो इन्फ्लेशन काबू में आ सकता है, अगर आ रहा है, या एक्सेस डिमांड भी काबू में आ सकती है। अगर डेफिसिट बजट चल रहा है तो इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट ने पैसा ज्यादा सर्कुलर फ्लो में डाला कंट्री में और खींचा कम। देखो, इंजेक्शन इज ग्रेटर देन लीकेज, मतलब एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन
रिसिट्स, रिसिट्स मतलब लीकेज, बाहर इकोनॉमी में लीकेज हो रहा है, हमारे पास आ रहा है समझ में। इन सर्कुलर फ्लो, ठीक है, इंक्रीजेस एग्रीगेट डिमांड, गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करेगी तो क्या होगा, इनकम बढ़ेगी लोगों की, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी, मतलब इकोनॉमी में पैसा ज्यादा है तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़नी है, डिमांड बढ़ेगी तो बिजनेस एक्टिविटीज बूस्ट करेंगी, ये लिखा, लीड्स टू एक्सपेंशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक, इंक्रीजेस इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, नौकरियां बढ़ेंगी, इनकम बढ़ेगी, इसीलिए डेफिसिट बजट थोड़ा ज्यादा अच्छा माना जा रहा है, लेकिन शॉर्ट में होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यूजफुल टू टैकल रिसेशन डेफिशिएंट डिमांड, रिसेशन चल रहा है कि भैया डिमांड बहुत डाउन है तो उसको टैकल में आ जाता है। नेक्स्ट बैलेंस बजट के साथ क्या होगा, थर्ड बैलेंस बजट, बैलेंस बजट में कुछ नहीं होगा, सिंपल रहेगा, है ना, न्यूट्रल, नाइदर एक्सपेंशन नॉर कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्या दिया है, टाइप्स ऑफ बजटरी डेफिसिट, हमने क्या कहा डेफिसिट पे बात होगी आगे, तो 3 तरीके के डेफिसिट इन्होंने बताए, ठीक है, जिसमें से पहला आपका क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट एक माना जाता है, एक फिस्कल डेफिसिट माना जाता है और एक प्राइमरी डेफिसिट नापा जाता है। टाइप्स ऑफ बजटरी डेफिसिट, रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी, इनके मीनिंग और इंप्लीकेशन पढ़ना है, चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इंप्लीकेशन मतलब उसके एक तरीके से इफेक्ट्स क्या पढ़ना है, ठीक है, मीनिंग और इंप्लीकेशन। मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, पहला क्या है, अच्छा डेफिसिट क्या होता है आपको पता है, रिसिट्स कम हो एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, इट इज अ बजटरी डेफिसिट, कम पैसा आया खर्चा ज्यादा हो गया, डेफिसिट है, पता है आपको। इन इंडिया 3 मेन मेजर्स आर यूज्ड, दैट इज फर्स्ट रेवेन्यू, दूसरा फिस्कल, तीसरा प्राइमरी, उसी बात को बस लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, पहला क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, गवर्नमेंट पास रेवेन्यू, इनकम आई, रेवेन्यू रिसिट्स आई, रेवेन्यू खर्चे हुए, वो खर्चे ज्यादा निकल गए, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू रिसिट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखिए यहाँ लिखा है, रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकलेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सॉरी उल्टा बोला हमने, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट्स, खर्चे ज्यादा है तो आगे रखोगे ना माइनस करने में, और रेवेन्यू रिसिट्स से माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट, लिखा भी हुआ है। रेवेन्यू डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर इट्स रेवेन्यू रिसिट, एक्सपेंडिचर रेवेन्यू वाले ज्यादा है, रेवेन्यू रिसिट्स कम है, रेवेन्यू पीछे पलते आ रहे हो, उसे क्या बोल देते हैं, सीधे सीधे रेवेन्यू डेफिसिट बोल देते हैं, ठीक है। नीचे ये रीडेबल पॉइंट है, वही बात ऊपर की लिखी हुई है, कुछ नहीं लिखा है। कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट डिनोट्स द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वही बात लिखी है थोड़े सिंपल वर्ड्स में। इंप्लीकेशन पढ़े इसके, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं इसके, ठीक है, क्या लिखा है, इंप्लीकेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, पहला रेवेन्यू डेफिसिट शोज द गवर्नमेंट करंट फाइनेंशियल स्टेटस, ठीक है, सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस क्या चल रहा है वो दिखाता है। इट मीन्स डिस सेविंग द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर देन इट्स करंट इनकम, इससे क्या नजर आ रहा है, गवर्नमेंट अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर रही है, डिस सेविंग कर रही है। टू कवर दिस रिसोर्स, इसको कहां से मैनेज कर रही है, लोन लेके, बोरोइंग लेके। टू कवर दिस रिसोर्स मस्ट द बोरोइंग फ्रॉम द अदर सेक्टर, बाहर से कहीं से उधार ले रही है। रिड्यूसिंग फंड्स फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, हो क्या रहा है, जिससे उधार ले रही है उसका पैसा कम हुआ जा रहा है। एंड स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ, कह रहे इससे हो सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन हो जाए, तो ये कॉन्सिक्वेंस है, इंप्लीकेशन है कि लोन लेना पड़ेगा, लोन लोगे तो उसका काम डाउन होगा कि नहीं होगा, जिससे लोन ले लिया उसका काम डाउन होगा। दूसरा इंप्लीकेशन ये पड़ेगा कि ज्यादा उधार लोगे अब तुम, और ब्याज भी तो देना पड़ेगा, फ्यूचर जनरेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, है ना, बाद में उधार देना पड़ेगा। हायर बोरोइंग इंक्रीज इंटरेस्ट पेमेंट्स एडिंग टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, ज्यादा उधार लोगे तो ब्याज भी देना पड़ेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा आपका बाद में। दिस क्रिएट अ बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन हु विल बियर द इंटरेस्ट लोड, आज जो गवर्नमेंट उधार ले रही है कल वालों को उनको ब्याज देना पड़ेगा, बाद की गवर्नमेंट्स को देना पड़ेगा। नेक्स्ट है, सिंस बोरोइंग्स आर ऑफन यूज्ड फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाई रेवेन्यू डेफिसिट कॉज इन्फ्लेशन प्रेशर इन द इकोनॉमी, कह रहे हैं अगर क्या हुआ, बोरोइंग्स जो करी गई उसको कंजम्पशन में खर्चा कर दिया, डेवलपमेंट में नहीं करा, तो होगा क्या, हाई रेवेन्यू डेफिसिट कॉज इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इन्फ्लेशन आने लगेगा, ज्यादा बड़ा रेवेन्यू डेफिसिट हो गया ना अगर, तो महंगाई आने लगेगी, ठीक, इन द इकोनॉमी, क्योंकि गवर्नमेंट कंज्यूम ज्यादा कर रही है, मतलब ज्यादा पैसा उधार ले रही है, फिर कंजम्पशन पे खर्चा कर रही है, कंजम्पशन ज्यादा हो रही, डिमांड ज्यादा हो रही, डिमांड ज्यादा होगी तो क्या आएगा, इन्फ्लेशन। ये आपका था क्या, इंप्लीकेशंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। नीचे लिखा है प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब क्या होता है, सही क्या माना जाएगा, प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट डिमांड्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम होने चाहिए, ठीक है, रेवेन्यू रिसिट ज्यादा होनी चाहिए। अभी तो हमने कहा डेफिसिट ज्यादा अच्छा होता है, वो ओवरऑल बात करी गई थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात हो रही ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए, रेवेन्यू रिसिट
ज्यादा होने चाहिए, सो दैट सरप्लस कैन बी यूज फॉर प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। समझ में आया? ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम रखो, कैपिटल वाले बढ़ाओ, तब माना जाएगा कि आप डेवलपमेंट पे खर्चा कर रहे हो। ये आपकी इंप्लीकेशन। नेक्स्ट क्या आएगा? फिस्कल, है ना? फिस्कल भी बहुत आसान है, आपने भी पढ़ा वैसे ही टाइप है, बस थोड़ा सा ऐड ऑन है। क्या है? आपको अपने टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर उठा लेना है, पूरा खर्चा, आपके बजट में जितना खर्चा है सब खर्चा उठा लिया, ठीक है। सारी रिसिट उठा लेना, ठीक, लोन हटा देना रिसिट में से, और माइनस करोगे क्या आ जाएगा? फिस्कल डेफिसिट। फिर से सारे एक्सपेंडिचर उठाए, सारी इनकम उठाई, इनकम में से लोन जितना लिया है, बोरोइंग जितनी करी, वो हटा दो, तो ये नजर आएगा क्लियर कि आप लोन के बिना कहां हो, गवर्नमेंट लोन लिए बिना कहां पे लाई कर रही है, वो नजर आएगा। इसे कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। क्या लिखा है? टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर, ठीक है, टोटल बजट का एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट एंड कैपिटल रिसिट। रेवेन्यू रिसिट कैपिटल रिसिट का मतलब क्या है? पूरी रिसिट की बात हो रही है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बोरोइंग इसके अंदर हटा दी गई है। डेफिसिट, अभी रेवेन्यू डेफिसिट पड़ा, वो रेवेन्यू से था खाली, ये पूरा लिया गया, मैं लोन नहीं लिए गए, ये लिखा। देखिए, फिस्कल डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर इट्स रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बोरोइंग हटा देनी है बस। नेक्स्ट इसके इंप्लीकेशन देखते हैं। इंप्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, कह रहे इंडिकेटर ऑफ इम्बैलेंस है ये। फिस्कल डेफिसिट इज द की मेजर ऑफ बजटरी डेफिसिट इन इंडिया। कह रहे फिस्कल डेफिसिट एक की इंडिकेटर है, ये ज्यादा अहम माना जाता है, ठीक है। इट शोज द टोटल रिसोर्स गैप ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स बोरिंग रिक्वायरमेंट। कह रहे ये दिखाता है सरकार को उधार कितना लेना पड़ रहा है ना। बोरिंग जब हटा दी गई है तो क्या नजर आ रहा है कि बोरिंग के बिना कहां हो तुम, उधार लिए बिना कहां जा रहे हो, उधार लेके तो सकता मैनेज कर ले रहे हो चीजें, ये दिखाया। गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है, रिक्वायरमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज, बाहर से जितना उधार लेना पड़ा सब हटा दिया गया है, तो दिखा कहां बोरिंग करना पड़ेगा। लार्ज फिस्कल डेफिसिट मतलब हाई बोरिंग, बड़ा फिस्कल डेफिसिट आएगा मतलब उधारी लेना पड़ेगा सारा का सारा, और क्या होगा। तो इंडिकेट करता है कि कितने इम्बैलेंस में है गवर्नमेंट, कितने पीछे लाए कर रही है गवर्नमेंट, कमाई कितनी आ रही है और खर्चे कितने ज्यादा कर रही है, और सारे खर्चे जो बचा हुआ बैलेंस है कहां से मैनेज हो रहा होगा? बोरोइंग से। डेप्ट बर्डन, कह रहे मोर बोरोइंग इंक्रीज फ्यूचर लायबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट एंड लोन रिपेमेंट्स। उधार लोगे तो आपको पता लगेगा डेप्ट बर्डन कितना पड़ेगा। अभी फिस्कल डेफिसिट तो ये दिखाएगा कितना लोन लेना पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट रेज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर व्हिच कैन इंक्रीज रेवेन्यू डेफिसिट। वही बात है जो पीछे पढ़ा आपने कि जब उधार लोगे तो क्या पड़ेगा? फिर डेप्ट बर्डन पड़ेगा, बोरिंग लेनी पड़ेगी, मोर बोरिंग, इंक्रीज फ्यूचर लायबिलिटीज ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड लोन रिपेमेंट्स। लोन भी वापस करोगे बाद में, ब्याज भी वापस करोगे बाद में, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट रेज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पीछे वाले बढ़ने लगेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ने लगेगा जो पीछे पड़ा। दिस साइकिल ऑफ बोरोइंग इंटरेस्ट पेमेंट मे पुश द इकोनॉमी इनटू अ डेप्ट ट्रैप। डेप्ट ट्रैप पता है? डेप्ट ट्रैप का मतलब है आप जाल में फंस गए उधार के। आपने एक उधार ऐसा ले लिया था जिसको चुकाने के लिए तुमने अपनी जिंदगी बिता दी और चुका नहीं पाए, इंटरेस्ट लग रहा है, वापस कर रहे हो, दूसरा उधार लेना पड़ रहा है वापस करने में, इसे बोलते हैं क्या? डेप्ट ट्रैप। तो डेप्ट ट्रैप फंस गए आप, दिखाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। हाई फिस्कल डेफिसिट ऑफन लीड्स टू अनप्रोडक्टिव एंड अननेसेसरी स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट। कह रहे हैं अगर ये ज्यादा नजर आ रहा है ना तो इसका मतलब गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा कर रही फालतू में, ठीक है। नेक्स्ट इन्फ्लेशनरी प्रेशर, महंगाई लाएगा ये, है ना। ऑब्वियस सी बात है, खर्चा ज्यादा इनकम कम गवर्नमेंट की, तो ओवरऑल इकोनॉमी में क्या है? इन्फ्लेशन। अ लार्ज फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड एंड मे कॉज इन्फ्लेशन। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? ये बहुत आसान से टॉपिक है, खत्म हो गया, इसके इंप्लीकेशन भी समझ लो, ना के बराबर है। प्राइमरी डेफिसिट refers to the difference between fiscal deficit and interest payment by the government on its borrowing। कह रहे फिस्कल डेफिसिट जो है उसको रखो, ब्याज हटा दो, फिस्कल डेफिसिट रखो और ब्याज पे करना हटा दो, तो क्या बन जाएगा? प्राइमरी डेफिसिट। क्यों निकाला गया है थोड़ा सा डीप में समझते हैं। आपने फिस्कल डेफिसिट तो समझ लिया, फिस्कल डेफिसिट वो पैसा था, हाँ, जो गवर्नमेंट कमा रही है और खर्च कर रही है, कमाने में लोन नहीं लिया गया है, तो गवर्नमेंट हो सकता है कह दे कि ये जो हमारा इतना लंबा चौड़ा फिस्कल डेफिसिट आ रहा है ना, ये इस वजह से आ रहा है कि हमें पुराने ब्याज भरने रहते हैं, पुरानी गवर्नमेंट ने लोन लिया हुआ है उसके ब्याज भरने रहते हैं, उसकी वजह से इतना लंबा चौड़ा क्या आ रहा है? फिस्कल डेफिसिट आ रहा है। आ रही बात? कह रहे लंबा चौड़ा जो फिस्कल डेफिसिट आया है, गवर्नमेंट ने कह दिया कि हमें ब्याज भरना पड़ता पुराना, वो आया है। तो प्राइमरी डेफिसिट में क्या करा गया? फिस्कल डेफिसिट से ब्याज का पार्ट हटा दिया गया कि चलो पुराने ब्याज हटा दो, अब बताओ कहाँ हो। प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, पुराने ब्याज जितने पे करने सब हटा दो। इंप्लीकेशन बना दिया है, पर ये आ जाए लिखने को तो लिख देना।
पर ये है नहीं इम्प्लीकेशन, ये मीनिंग ही है टाइप ऑफ, ठीक, बुक में दिया भी नहीं हुआ था। प्राइमरी डेफिसिट कब आएगा? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट shows the real borrowing needs of the government excluding interest on past loan। ये दिखाएगा गवर्नमेंट को कितना अभी लोन लेना पड़ रहा है पास लोन के ब्याज के अलावा, ठीक, समझ में आ रहा है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिकेट्स हाउ मच द गवर्नमेंट बोरोज टू मीट इट्स करंट एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट, दिखा रहा है कि करंट के लिए कितना बोरो कर रहे हो, पुराने हटा दो ब्याज, ठीक है। एक्ट एज अ मेजर ऑफ द गवर्नमेंट फिस्कल डिसिप्लिन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दिखाता है गवर्नमेंट कितने डिसिप्लिन में है। अगर ये बहुत छोटा सा है तो गवर्नमेंट अच्छे डिसिप्लिन में चल रही है, और अगर ये ज्यादा गैप आ रहा है, प्राइमरी भी ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब अच्छे डिसिप्लिन में नहीं है, ठीक है।